अमर बेल बाब 28। तो अलीसा बीबी वापस आ चुकी हैं। उमर ने रात के खाने के लिए डाइनिंग रूम में आते ही अलीसा को देखकर खुशगवार अंदाज में कहा था। अलीसा दोपहर को वापस पहुंच गई थी और उस वक्त घर में उमर नहीं था। वो रात को ही वापस आया था और वापस आने के बाद उन दोनों की मुलाकात डाइनिंग रूम में ही हुई थी। तो क्या कुछ सीखा और देखा आपने? वो अब कुर्सी खींचते हुए बैठ रहा था। बहुत कुछ, अलीसा ने मुस्कुरा कर कहा। इस बहुत कुछ के बारे में हमें बताना पसंद करेंगी? उस वक्त से कि मेरे कान खा रही है, अब तुम्हारे खाएगी। नानो ने मुस्कुराते हुए उमर को जैसे खबरदार किया था। तो अब क्या ख्याल है एनजीओस के बारे में? उमर ने ग्लास में पानी डालते हुए पूछा। आपने एनजीओस के बारे में जो कुछ कहा था, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करती। उमर ने पानी का घूंट लेते हुए गहरी नजरों से उसे देखा। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। वेरी गुड, इसका मतलब है कि आपने वाकई अपनी सेंस ऑफ जजमेंट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वैसे किस बात से अग्री नहीं करती तुम? उसने पूछा। आपकी सब बातों से, उसने अपनी प्लेट में चावल निकालते हुए कहा। सब बातों से? तुम्हारा मतलब है मैंने तुमसे झूठ बोला है? अलीसा एकदम गड़बड़ा गई। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर आप क्या फरमा रही हैं? अलीसा कुछ देर खामोशी से जैसे अपने लफ्जों को तरतीब देती रही। फिर उसने कहा, आपने एनजीओस के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, वो ठीक नहीं थी। एनजीओस ने उस इलाके में बहुत काम किया है। तुमने उनके स्कूल्स वगैरह देखे होंगे इसलिए। अलीसा ने उमर की बात काट दी। नहीं, बात सिर्फ स्कूल्स की नहीं है। मैंने सिर्फ स्कूल्स ही नहीं देखे, वहाँ और भी कुछ देखा है। मैंने लोगों से बातचीत की है। एक शख्स झूठ बोल सकता है, दो बोल सकते हैं, मगर हर शख्स तो नहीं। वहाँ हर शख्स यही कह रहा है कि उन एनजीओस की वजह से उस इलाके में बहुत तरक्की हुई है। उस चीज पर भी पूरा यकीन नहीं करना चाहिए जो आंखों देखा हो ना कानों सुना हो। उमर ने इत्मीनान से उसकी बात रद्द की। और उनके बारे में क्या कहते हैं जो आंखों देखा और कानों सुना हो? अलीसा ने कुछ उखड़े लहजे में कहा। फिर उस पर गौर करना चाहिए कि जो कुछ सुनाई और दिखाई दे रहा है, क्या वो वाकई ठीक है? उमर संजीदा हो गया था। मैंने यही किया है। उमर ने सर उठाकर उसे देखा। चंद लम्हे उसे देखने के बाद वो बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। और तुम्हारे इस गौर-ओ-खोज ने तुम्हें ये बताया है कि एनजीओस वो आसमानी मुआवजा हैं जो इस मुल्क में बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अलीसा को उसके लहजे में छुपा तमस्खुर बुरा लगा था। मैंने ये नहीं कहा कि एनजीओस कोई आसमानी मुआवजा हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उस इलाके के लोग एनजीओस पर एतमाद करते हैं क्योंकि वो महसूस करते हैं कि ये लोग उनके इलाके में तब्दीलियां ला रहे हैं और उनके काम कर रहे हैं। किन लोगों की बात कर रही हो तुम? उसका लहजा एकदम सर्द हो गया था। उन लोगों की जिनके पास तालीम और शऊर नाम की कोई चीज नहीं है। सहूलियात और जहनियत के एतबार से इस मुल्क की सबसे पसमानदा क्लास जो देहात में बसती है, जिसकी सोच गुलामाना थी, है और रहेगी, जिन पर पहले नवाब और महाराजा हुकूमत करते थे, फिर जागीरदार और रईस और अब एनजीओस। और तुम्हारा ख्याल है कि सब कुछ बदल गया है? कल तक गालियां और धक्कों को मेहरबानी समझकर मुस्कुराने वाले लोग इतने बाशऊर हो गए कि उनमें अच्छे और बुरे की पहचान आ गई है। उन लोगों में शऊर आ रहा है। वहाँ तालीम का रेशो भी ज्यादा हो रहा है। अलीसा ने धीमे लहजे में कहा। तालीम और शऊर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता अलीसा बीबी। अगर ऐसा होता तो आज तक किसी तालीम याफ्ता शख्स ने कोई जुर्म ना किया होता। उसका लहजा अब भी खुरदुरा था। मगर वहाँ के लोग वाकई बदल रहे हैं। अगर एनजीओस ये दावा करती हैं कि उन्होंने वहाँ इस्लाहात की हैं, तो वो गलत नहीं कहती। वहाँ लोग वाकई एक बदले हुए माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ के लोग एनजीओस के बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं। अलीसा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। उमर इस्तज़ाहिया अंदाज में हंसा। वहाँ के लोग तो गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल के बारे में भी बहुत अच्छी राय रखते हैं। फिर क्या तुम ये सोचना शुरू कर दोगी कि ये भी ठीक होता है? अलीसा कुछ देर बात नहीं कर सकी। बेहतर होता तुम एनजीओस से कहकर वहाँ के थानों का रिकॉर्ड भी चेक कर लेती। गुजरावाला, सियालकोट, डस्का और इर्द गिर्द का इलाका खानदानी दुश्मनियों के लिए भी खासा मशहूर है और ये नस्ल दर नस्ल चली आती हैं, तब तक जब तक मुखालिफ का पूरा खानदान ना खत्म हो जाए। और ये लोग एक दो कत्ल नहीं करते, ये 6-6, 7-7 लोगों को इकट्ठा मरवा देते हैं। और कोई महीना ऐसा नहीं होता जब उस इलाके में ऐसा कोई वाकया ना हो। अब बकौल आपकी अगर एनजीओस ने वाकई उन लोगों की सोच में तब्दीली कर दी है, तो सबसे पहले तो उन लोगों के रवैयों में तब्दीली होनी चाहिए। वो अब सलाद खा रहा था।
अलीज़ा उसकी बातों पर खिफत महसूस कर रही थी। जो लोग एक गाय भैंस चुराए जाने पर मुखालिफ के घर की औरत उठा लेते हैं, रात को खेतों की रखवाली करने वाले कुत्ते के मारे जाने पर मुखालिफ की तैयार फसलों को आग लगा देते हैं, खेत का पानी रोके जाने पर किसी को भी कत्ल करना जायज समझते हैं, ऐसे लोगों की एनजीओज के बारे में अच्छी राय किस हद तक काबिल एतबार हो सकती है या उसे कितनी अहमियत देनी चाहिए, ये काफी काबिल गौर है। हर तब्दीली लाने में वक्त लगता है, एनजीओज को भी वक्त लगेगा, मगर ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अलीज़ा की राय अभी भी तब्दील नहीं हुई थी और ऐसा कभी नहीं होगा। कम से कम एनजीओज ये काम नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो ये काम करने नहीं आई हैं। उमर का लहजा बहुत मुस्तहकम था। हो सकता है एनजीओज में कुछ लोग खराब हों, या कह लेते हैं कि चंद एनजीओज खराब हों, मगर सब एनजीओज तो इस तरह की नहीं हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, एनजीओज भी नहीं हो सकती। मुझे हैरत होती है कि हम उन्हें परफेक्ट देखना क्यों चाहते हैं। वो इस बार कुछ जिद होकर बोली, इसलिए कि वो तब्दीली लाने के दावे करती हैं। उमर का इत्मीनान बरकरार था। आप एनजीओज के इतने खिलाफ क्यों हैं? इस बार अलीज़ा ने कुछ नाराजी से उससे पूछा। तुमसे किसने कहा कि मैं एनजीओज के खिलाफ हूँ? उमर ने उतनी ही बेसाख्तगी और सुकून से कहा। अलीज़ा हैरान हुई। क्या मतलब? ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं ये क्या है? हकाइक? वो अब भी उसी तरह मुस्कुरा रहा था। अच्छा, फर्ज करें अगर यही हकाइक है तो ये सब कुछ जानने के बाद आप एनजीओज के खिलाफ नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अलीज़ा मुंह खोले बेयकीनी से उसे देखती रही। मेज की दूसरी तरफ बैठे हुए शख्स को समझना इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। ये क्या बात हुई? इसका मतलब है कि आप एनजीओज को पसंद करते हैं। वो उलझ गई। मैंने ये भी नहीं कहा। ना आप एनजीओज को पसंद करते हैं, ना आप उन्हें नापसंद करते हैं, मगर आप उनके बारे में अच्छी राय भी नहीं रखते। ये क्या तजाद है? उमर ने उसके लहजे में झलकने वाली खफगी को नजरअंदाज करते हुए अपनी प्लेट में एक कबाब निकाल लिया। है तो? उसने कमाल बेनियाजी से कबाब खाते हुए कहा। अलीज़ा एक बार फिर उसे देखने लगी। आप पुलिस सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं। फर्ज करें कि आपके इलाके में कोई एनजीओ काम कर रही होगी, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। और अगर उस एनजीओ ने उस इलाके में पुलिस की तरफ से होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं उस इलाके से उसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा, उसने बेतासुर चेहरे और आवाज के साथ कहा और पानी का ग्लास उठा लिया। अलीज़ा बेयकीनी से उसका चेहरा देखती रही, उसके बावजूद कि वो एक सही काम कर रहे होंगे। अलीज़ा, इस कैक्टस को देखो। उमर ने पानी का ग्लास रखते ही डाइनिंग टेबल से कुछ फासले पर एक कोने में पड़े हुए कैक्टस की तरफ इशारा किया। फर्ज करो मैं बाजार में एक पौधा खरीदने जाता हूँ और वहां सिर्फ यही एक पौधा है और कोई पौधा नहीं है। मैं ना उसके नाम को जानता हूँ, ना मुझे ये पता है कि ये फूलदार है या नहीं, या कितना अरसा चल सकता है, मगर मुझे एक पौधे की जरूरत है, तो मैं उसे खरीद लाऊंगा, फिर उसे यहाँ डाइनिंग रूम में रख दूंगा, ये जानने के बावजूद कि उस पर कांटे हैं। ये यहाँ पर उस वक्त तक पड़ा रहेगा जब तक उसके कांटे मेरे लिए किसी तकलीफ का बायस नहीं बनते। जिस दिन उसके कांटों से किसी को जख्म लगा या किसी के कपड़े फटे, उस दिन इस कैक्टस को इस जगह से हटा दिया जाएगा। मैं हूं या तुम, हर एक यही करेगा। कोई भी दोबारा जख्म लगने या कपड़े फटने का इंतजार नहीं करेगा। वो उसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था, मगर मैं कभी कैक्टस नहीं हटाऊंगी, मैं उसके कांटे खत्म कर दूंगी। वो बेइख्तियार उसकी बात पर मुस्कुराया। बट आई ऑलवेज प्ले सेफ। मैं कांटों के दोबारा उगने का रिस्क नहीं ले सकता, सिर्फ इसलिए कि आपके अपने हाथ जख्मी होंगे, कपड़े फटेंगे, है ना? आप जो एनजीओज के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि शायद उस क्लास को इन एनजीओज से खतरा है जिससे आप ताल्लुक रखते हैं। उमर उसकी बात पर चौंका। तुम्हारा इशारा किस क्लास की तरफ है? ब्यूरोक्रेसी की तरफ या एलीट क्लास की तरफ? दोनों की तरफ। उसकी आवाज मध्यम थी। उमर मुस्कुराया। तुम भी उस क्लास का हिस्सा हो। ब्यूरोक्रेट ना सही, एलीट तो हो। हाँ, हिस्सा हूँ, मगर अच्छी चीज को अच्छा कहूंगी, बुरा नहीं कहूंगी, चाहे वो मेरे लिए नुकसानदेह ही क्यों ना हो। तुम्हारा ख्याल है कि एनजीओज ब्यूरोक्रेसी या एलीट क्लास को कोई नुकसान पहुंचा रही हैं या आइंदा कभी पहुंचा सकती हैं? हाँ, ऐसा ही है। ये उस तबके के मफादात के लिए काम कर रही हैं जिन्हें हमारी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स का सामना है। आप अगर ऐसा सोच रही हैं तो एक बार फिर गलत सोच रही हैं। कोई एनजीओज ब्यूरोक्रेसी को नुकसान पहुंचा सकी हैं
نہ ایلیٹ کلاس کو، کیونکہ ہر NGO ایلیٹ کلاس ہی بناتی ہے، بڑے بڑے بیوروکریٹس کی بیگمات، سیاست دانوں کی بیویاں، صنعت کاروں کی بیویاں۔ کیا تم نے کبھی کوئی ایسی NGO دیکھی ہے جسے لوئر مڈل کلاس کا کوئی مرد یا عورت چلا رہا ہو؟ یا کسی اسکول کا ٹیچر، کسی کسان کی بیوی، کوئی مزدور، اس کی بیوی؟ نہیں، تم ایسا کبھی نہیں دیکھو گی۔ اور تمہارا خیال ہے کہ بیوروکریٹس کی بیویاں بیوروکریسی کے خلاف کام کریں گی؟ صنعت کاروں کی بیویاں انڈسٹریلسٹ کلاس کے مفادات کے خلاف کام کریں گی، اور سیاست دانوں کی بیویاں اپنے شوہروں کی دھاندلیوں کے خلاف لوئر مڈل کلاس کو اکسا کر انقلاب لے آئیں گی۔ بہت بچکانہ سوچ ہے تمہاری، تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے ابھی۔ وہ جیسے اپنی باتوں سے خود ہی محظوظ ہو رہا تھا۔ میں تو خوفزدہ نہیں ہوں کسی NGO سے، بلکہ اگر میں نے کبھی شادی کی تو میں بھی اپنی بیوی سے کہوں گا کہ وہ ایک NGO بنائے۔ ہم بھی کچھ گرانٹس وغیرہ لے کر کہیں پلازے وغیرہ بنائیں گے، فری میں باہر سیمینارز میں جا کر پیپرز پڑھے جائیں گے، شہرت ملے گی، دولت بڑھے گی، اثر و رسوخ بڑھے گا، سیر و تفریح کے موقع ملتے رہیں گے، پھر کل کو بچوں کی بیرون ملک تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ بھی عیش کریں گے۔ عمر کی سنجیدگی یک دم ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ جیسے علیزہ کو چڑھا رہا تھا۔ اور تم علیزہ، تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اگر تمہاری شادی بھی کسی بیوروکریٹ سے ہوئی، پھر تم بھی ایسی کسی فراڈ NGO کی روح رواں ہوگی، ہر تیسرے دن پریس کانفرنس کر رہی ہوگی، سڑک پر جا کر جلوس بھی نکالا کرو گی، مختلف کازز کے لیے واکس ارینج کروایا کرو گی، بیرون ملک کے چکر پر چکر لگیں گے، اور پھر اگر کہیں 10 سال بعد یہیں اسی ٹیبل پر میری تم سے اور تمہارے شوہر سے ملاقات ہوگی تو تم اسٹائلش سی ساڑی پہنے، ڈائمنڈ سے لدی ہوئی، میری طرح منرل واٹر کی بوتل سے پانی پیتے ہوئے مجھے بتا رہی ہوگی کہ تمہاری NGO صاف پانی کی سپلائی کے لیے کس قدر محنت کر رہی ہے، اور تمہارا شوہر تمہاری باتوں سے مسکرا کر مجھے بتا رہا ہوگا کہ اسے تم جیسی ٹیلنٹڈ بیوی ملی ہے۔ کیوں رانی؟ نانا عمر کی بات پر مسکرائی تھیں۔ علیزہ کا چہرہ یکدم سرخ ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ یکدم اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس نے بلند آواز میں کہا، اور پھر ایک چھپاکے کے ساتھ ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ عمر اور نانو کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ علیزہ ناراض ہو گئی ہے، میں دیکھتا ہوں، عمر نے کچھ معذرت خانہ انداز میں نانو سے کہا اور ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ کچھ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی چھوٹی سی بات پر اس طرح رونا شروع کر دے گی۔ دروازے پر ایک بار دستک دینے کے بعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے ہاتھ ہٹا کر دیکھا تھا اور عمر کو دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ گالوں پر بہتے آنسوؤں اور سرخ چہرے کے ساتھ اس نے عمر سے پوچھا۔ کم آن علیزہ، میں مذاق کر رہا تھا، عمر نے دروازہ بند کرتے ہوئے جیسے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کے لیے ہر چیز مذاق کیوں ہے؟ عمر نے اسے پہلی بار اس موڈ میں دیکھا تھا۔ اور میری ہر بات ہی مذاق کیوں ہے؟ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ یار اتنا غصہ؟ عمر نے مسکراتے ہوئے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو میرا مذاق اڑانے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ وہ اس کی کوشش سے متاثر نہیں ہوئی۔ آپ کو اپنے علاوہ دوسروں کی ہر بات مذاق لگتی ہے۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ میں بھی مذاق میں آپ کے بارے میں ایسی باتیں کروں جیسے آپ کرتے ہیں؟ وہ تیز آواز میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں ایکسکیوز کرتا ہوں، میں نے جو بھی کہا غلط کہا، میں ایکسکیوز کرنے ہی یہاں آیا ہوں۔ عمر نے یکدم دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے کہا۔ وہ اب بھی بولتی رہی۔ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اپنی سینس آف ججمنٹ استعمال کر کے اپنی رائے بناؤں، اور جب میں ایسا کرتی ہوں تو آپ مجھ پر ہنستے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کے نزدیک دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا صحیح رائے رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ علیزہ، میں نے ایسا نہیں کہا، میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، میں نے بغیر سوچے سمجھے ہی ایک بات کہی۔ عمر بالکل مدافعانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، مگر علیزہ اس کی بات سنے بغیر بول رہی تھی۔ میں نے NGOs کے بارے میں جو کچھ کہا ٹھیک کہا، میں نے جو دیکھا جو محسوس کیا وہی بتایا، میں نے آپ کی رائے کا مذاق نہیں اڑایا، میں نے آپ کی ہر بات سنی، مگر آپ میری باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ایڈیٹ؟ عمر کے چہرے سے اب مسکراہٹ بالکل غائب ہو چکی تھی۔ آپ کو لگتا ہے دنیا میں آپ کے علاوہ اور کوئی جینیس نہیں ہے؟ میں نے ایسا نہیں کہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کے پاس سینس آف ججمنٹ ہے ہی نہیں؟ تم اس وقت غصے میں ہو، تمہیں پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ عمر یکدم پلٹ گیا، مگر علیزہ بجلی کی رفتار سے اس کے راستے میں آ گئی۔ نہیں،
आप मेरी बात सुने, उसके बाद जाएं। मेरी एक छोटी सी बात पर इतना मुश्तैल होने की जरूरत नहीं थी, उमर ने संजीदगी से कहा। मुझे आपकी किसी बात पर मुश्तैल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको हर बात कहने का हक है, लेकिन मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है। तुम बहुत कुछ कह रही हो अलीसा, और मैं सुन भी रहा हूँ। उसके बावजूद कि तुम्हारा रवैया बहुत इंसल्टिंग है। मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जो कुछ आप मुझसे कह चुके हैं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वो अब भी उसी तरह बरहम थी। मैं अपनी बात के लिए एक्सक्यूज कर चुका हूँ। आप हमेशा यही करते हैं, इंसल्ट करते हैं, फिर इंसल्ट करते हैं, और ऐसा बार बार करते रहते हैं। अलीसा, तुम गलत कह रही हो। उमर हत्तुल इम्कान अपने लहजे को नॉर्मल रख रहा था। मैं गलत नहीं कह रही। आपने उस दिन भी मेरी इंसल्ट की थी जब अंकल जहांगीर के साथ आपका झगड़ा हुआ। उमर के चेहरे के तासुरात यकदम तब्दील हो गए। वो तुम्हारी गलती थी। तुम मेरे कमरे में इस तरह क्यों आई थी? उसने सर्द आवाज में अलीसा से कहा। नहीं, आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आया कि मैं आपके कमरे में इस तरह क्यों आई थी। आपको गुस्सा इस बात पर आया था कि मैं ये बात जान गई हूँ कि आप ड्रिंक करते हैं। तुम्हें ये पता चल गया तो क्या फर्क पड़ता है? और तुम हो कौन जिसको ये पता चलने से मुझे कोई फिक्र होगी? उसकी आवाज में अब तलखी थी। मैंने नानो को नहीं बताया कि आप ड्रिंक करते हैं। अगर मैं नानो को बता देती तो उमर उसकी बात पर एकदम भड़क उठा। तो फिर क्या होता? वो मुझे शूट कर देती या इस घर से निकाल देती? तुम जिसको चाहो बताओ, मुझे कोई परवाह नहीं। इस घर का कौन सा मर्द शराब नहीं पीता? वो खुद ग्रैंडपा को ड्रिंक करते देखती रहती हैं। वो किस मुंह से मुझसे इस बारे में बात कर सकती हैं? अलीसा जैसे रोना भूल गई। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। माइंड योर लैंग्वेज अलीसा, तुम काफी बकवास कर चुकी हो और मैं सुन चुका हूँ। अब अपना मुंह बंद कर लो तो बेहतर है। मुझे आपसे नफरत है। आप दुनिया के सबसे गंदे और बदतमीज आदमी हैं। वो बुलंद आवाज में चिल्लाई। जवाबन उमर ने उसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा था। अलीसा गाल पर हाथ रखे बिल्कुल साकित रह गई थी। दुनिया में आखिरी चीज जो वो किसी से तवक्को कर सकती थी वो उमर का खुद पर हाथ उठाना था। वो पलकें झपके बगैर बेयकीनी के आलम में उसका चेहरा देखती रही। मुझे अपने बारे में किसी शख्स के तबसरे की जरूरत नहीं है, उसने उंगली उठाकर कहा, और फिर वो तेज कदमों के साथ रुके बगैर कमरे से निकल गया। अमर बेर, बाब 29। तुम्हारा जहांगीर के साथ कोई झगड़ा है? उस शाम लॉन में चाय पीते हुए बातों के दौरान अचानक लाइक अंकल ने उससे पूछा। उमर चौंका। नहीं, उसने बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा। अच्छा। लाइक अंकल ने हैरत का इजहार किया। अच्छा, जहांगीर तो कह रहा था कि तुम आजकल उससे कुछ नाराज हो। तुम दोनों के दरमियान कोई बात नहीं होती? लाइक अंकल ने चाय के सिप लेते हुए बड़े जताने वाले अंदाज में कहा। नहीं, बात तो हो जाती है मगर कोई खुशगवार अंदाज में नहीं होती। उमर ने बड़ी लापरवाही से कहा। अच्छा, क्यों? लाइक अंकल ने खासी बेनियाजी का मुजाहिरा करते हुए पूछा। उमर ने एक गहरी नजर उन पर डाली। पापा खुशगवार अंदाज में किसी खूबसूरत औरत से ही बात करते हैं या फिर किसी सियासतदान से। लाइक अंकल ने बेख्तियार कहकहा लगाया। उमर उसी तरह बेतासुर चेहरे से उन्हें देखता रहा। बमुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए उन्होंने कहा, यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मगर इस तरह की बात जहांगीर के सामने मत करना, वरना वो चौथी शादी कर लेंगे, है ना? उमर ने लापरवाही से कहकर एक बार फिर चाय पीना शुरू कर दिया। इसी किस्म की बातें तुम जहांगीर से करते हो, इसीलिए तो वो इतना परेशान रहता है। एक्सक्यूज मी, पापा मेरी वजह से परेशान नहीं होते। वो अपने अलावा किसी दूसरे के बारे में परेशान होते हैं, ना ही किसी दूसरे की वजह से परेशान होते हैं। उमर ने चाय का कप सामने पड़ी हुई मेज पर रख दिया। उमर, जहांगीर के बारे में इतना बदगुमान होने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। तुम उसके बेटे हो। वो तुम्हारे रवैये की वजह से बहुत फिक्रमंद रहता है। लाइक अंकल एकदम संजीदा हो गए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं उनकी औलाद हूँ या उनका बेटा हूँ? क्यों फर्क नहीं पड़ता? तुम जहांगीर से पूछो कितनी अहमियत है उसके नजदीक तुम्हारी। मैं उनकी इकलौती औलाद नहीं हूँ। दूसरी बीवी से भी उनकी औलाद है, अब तीसरी से भी हो जाएगी। उसके लहजे में तलखी थी। मगर तुम उसके सबसे बड़े बेटे हो। तुम्हारी और उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वरना आगे चलकर और प्रॉब्लम्स होंगी। उमर ने गौर से उनका चेहरा देखा। क्या मतलब? आगे चलकर क्या प्रॉब्लम्स होंगी? उमर ने कुछ उलझ कर कहा। वो तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में बहुत कुछ प्लान करता रहता है। कल को जब तुम्हारी शादी के बारे में अगर वो कोई फैसला करना चाहेगा तो इस तरह के टकराव की सूरत में प्रॉब्लम होगा।
लाइक अंकल ने इतने नॉर्मल अंदाज में ये बात कही कि वो उनका चेहरा देखकर रह गया। मैं आपकी बात नहीं समझा हूँ। आप किसकी शादी की बात कर रहे हैं? उसने सर्द आवाज में कहा। तुम्हारी शादी के बारे में? मेरी शादी के बारे में पापा कुछ तय क्यों करेंगे? वो तुम्हारा बाप है। तो उमर, तुम्हें शादी? उसने एकदम लाइक अंकल की बात काट दी। अंकल, आप मुझसे जो कुछ भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहें। क्या पापा ने मेरी शादी के बारे में आपसे कुछ कहा है? वो जैसे बात की तह तक पहुंच गया था। लाइक अंकल कुछ देर उसका चेहरा देखते रहे। शादी तो नहीं, हाँ अलबत्ता वो तुम्हारी एंगेजमेंट जरूर करना चाहता है। किससे? ये मैं नहीं जानता। बहुत खूब। बहरहाल आप पापा को बता दें कि मुझे शादी नहीं करना, न आज ना ही आइंदा कभी, और जिससे वो मेरी एंगेजमेंट करना चाहते हैं उससे खुद शादी कर लें। उसकी आवाज में तलखी थी। यार तुम खामखा नाराज हो रहे हो। मैंने तो वैसे ही बात की थी एक। उसने कौन सा कुछ तय कर लिया है? तुम मुझे ये बताओ कि सफ्दर मकसूद के साथ कैसी मुलाकात रही तुम्हारी? लाइक अंकल ने एकदम बात का मौजू बदलते हुए साइकोलॉजिस्ट का नाम लिया। मैंने पापा से पहले भी कहा था, मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ सिटिंग की जरूरत नहीं है। मेरे लिए ये साइकोलॉजिकल टेस्ट एक केक वॉक है। मुझे सफ्दर मकसूद जैसे लोगों की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को इतना सरसरी नहीं लेना चाहिए। बाज दफा ये नुकसानदेह भी होता है। सफ्दर मकसूद ने ही बाद में तुम्हारा इंटरव्यू करना है, इसलिए जो कुछ वो बताता है उसे गौर से सुना करो। लाइक अंकल ने उसे संजीदगी से समझाया। जो शख्स जहांगीर मास के साथ 26 साल गुजार कर भी पागल नहीं हुआ, वो यकीनन एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी रखता होगा। और वैसे भी पब्लिक सर्विस कमीशन के साइकोलॉजिस्ट क्या जान सकते हैं इंसान की शख्सियत के बारे में? उनके अपने अंदर इतने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि उनसे 10 मिनट बात करने के बाद उन पर तरस आने लगता है। मुझे वो शख्स अच्छा नहीं लगा। उमर ने बड़ी साफ गोई का मुजाहिरा करते हुए कहा। वो बहुत माहिर साइकोलॉजिस्ट है। लाइक अंकल ने सफ्दर मकसूद को सराहा। हो सकता है, मगर उसकी अपनी पर्सनालिटी मुझे कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं कर सकी। लाइक अंकल बेख्तियार उसकी बात पर हंसे। फॉर गॉड सेक उमर, ये बात कहीं उसके सामने मत कह देना। कह देना क्या मतलब? मैं कह चुका हूँ, उमर ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम्हारा बाप तुम्हारे बारे में जो कुछ कहता है ठीक ही कहता है। तुम वाकई अपने और दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर देते हो। अब सफ्दर मकसूद अगर इस तरह के रिमार्क्स पर नाराज हो गया तो लाइक अंकल एकदम संजीदा हो गए। तुम जानते नहीं हो उसे, बड़ा अनापरस बंदा है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आए तो उमर ने लाइक अंकल की बात काट दी। किसी करप्ट शख्स में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो सकती, और सफ्दर मकसूद एक करप्ट बंदा है। उमर के लहजे में हकारत थी। फजूल बातें मत करो। वो तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम उसके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो। लाइक अंकल ने कुछ सख्ती से उससे कहा। मदद वो अपने मकसद के लिए कर रहा है, मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहा। उसकी मदद के बगैर भी मैं कामयाब हो सकता हूँ। उमर पर उनकी डांट का कोई असर नहीं हुआ। तुम्हें इज्जत करनी चाहिए उसकी। सॉरी अंकल, कम अज कम मैं किसी करप्ट शख्स की इज्जत नहीं कर सकता, उमर ने बड़े दो टोक अंदाज में कहा। लाइक अंकल कुछ देर अजीब सी नजरों से उसका चेहरा देखते रहे। फिर उन्होंने कुछ ठहर ठहर कर कहा, जहांगीर भी करप्ट है, मैं उनकी भी इज्जत नहीं करता। उमर ने बगैर रुके कहा। लाइक अंकल का चेहरा सुर्ख हो गया। और मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आपके बारे में आपके सामने बैठकर कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मुझे उठवाकर इस घर से बाहर फेंकवा दें। इस बार उसने कुछ मुस्कुरा कर कहा। लाइक अंकल कुछ देर उसका चेहरा देखते रहे। तुम जरा सर्विस ज्वाइन कर लो, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम किसी करप्ट शख्स की इज्जत करते हो या नहीं। जब तुम्हारे ऊपर बैठे हुए सारे अफसरान और उनके ऊपर मौजूद सारे हुकूमती ओहदेदार तुम्हारे सामने अपने असल चेहरों के साथ होंगे और तुम फिर भी उन्हें सर सर कहते फिरोगे, फिर मैं देखूंगा कि तुम किसी करप्ट शख्स की इज्जत कैसे नहीं करते। लाइक अंकल के लहजे में तलखी झलकने लगी थी। सर कहने में और इज्जत करने में बहुत फर्क होता है। मैं बहुत से लोगों को सर कहता हूँ मगर उनकी इज्जत नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बहुत से लोगों की इज्जत करता हूँ मगर उन्हें सर नहीं कहता। इसलिए मुझे किसी को सर कहने में कोई आड़ नहीं होगा, मगर मैं किसी करप्ट शख्स की इज्जत नहीं करूंगा। उमर ने इस बार भी खासी बेखौफी से कहा। इस मुल्क में अपनी बका के लिए करप्ट होना पड़ता है। करप्शन के बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता। सर्विस ज्वाइन करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इस जॉब में क्या क्या परेशानियां हैं। जब तुम्हें 10-12 हजार के साथ एक महीना गुजारना पड़ेगा, वो भी अफसर बनकर, तो तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि करप्शन के बगैर तुम किसी सफारत खाने में होने वाले 3 डिनर अटेंड नहीं कर सकते,
क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए भी तुम्हें 3 नहीं तो कम से कम 1 सूट तो जरूर ही चाहिए होगा, और ऐसे सूट की कीमत कम से कम तुम्हारी तनख्वाह पूरी नहीं कर सकेगी। उमर ने उनकी बातों के जवाब में किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। वो बस खामोशी से मुस्कुरा दिया। ताल्लुकात बनाना सीखो। जरूरी नहीं होता कि हर शख्स जो तुम्हें पसंद नहीं आता उसके साथ राब्ता ही ना रखा जाए। किसी के साथ कोई भी काम पड़ सकता है, फिर ऐसे वक्त ताल्लुकात ही काम आते हैं। मुझे हैरत है जहांगीर ने तुम्हें अब तक ये सब कुछ सिखाया क्यों नहीं। ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे तो ऐसी बातों के बारे में खासे बाखबर होते हैं। कम से कम उन्हें ये नहीं बताना पड़ता कि झूठ हमारे प्रोफेशन की कितनी बड़ी जरूरत है। कोई शख्स पसंद ना भी आए तो भी उसकी तारीफ कर देने में क्या हर्ज है। अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। उमर ने दरमियान में उनकी बात उचकते हुए एकदम संजीदगी से कहा। लाइक अंकल फौरी तौर पर उसके जुमले पर हैरान हुए, मगर फिर वो कहकहा मारकर हंस पड़े। तुम अगर जहांगीर के बेटे ना होते तो इस जुमले के बाद इस घर में नहीं रह सकते थे, मगर अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहना चाहता। तुम सब कुछ खुद ही सीख जाओगे। उन्होंने जैसे उसके सामने हथियार डाल दिए। जुल्करनैन से अलीजा की दूसरी मुलाकात भी शहला के साथ ही हुई थी। अलीजा कॉलेज से वापसी पर शहला के यहाँ जाने के लिए उसके साथ गई। रास्ते में दोनों आइसक्रीम खाने के लिए लिबर्टी में रुक गए और आइसक्रीम खाने के साथ वो विंडो शॉपिंग में मसरूफ थीं। जब हेलो की आवाज ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया, वो जुल्करनैन था। अलीजा उसे देखते ही हवास बाख्ता हो गई। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शहला ने जुल्करनैन को देखते ही खासी हैरत और बेतकल्लुफी का मुजाहरा किया। तकरीबन वही कर रहा हूँ जो आप लोग कर रही हैं, उसने अलीजा पर नजरें जमाते हुए कहा, जिसके लिए वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। वैसे आपका क्या ख्याल है, हम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? शहला ने खासी शोखी से कहा। आप मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही थीं, जवाब देने वाले ने कमाल एतमाद से कहा। अरे वाह, आपको तो अच्छी खासी खुशफहमी है अपने बारे में। अगर खुशफहमी है तो कुछ ऐसा गलत भी नहीं है। आफ्टर ऑल मैं अच्छा खासा गुड लुकिंग बंदा हूँ, ऐसी खुशफहमी अफोर्ड कर सकता हूँ। क्यों अलीजा? उसके लहजे में शरारत थी और अलीजा का दिल चाह रहा था वो सर पर पांव रख कर वहाँ से भाग जाए। वैसे ये सवाल आपने अलीजा से ही क्यों किया है? मुझसे भी कर सकते हैं, शहला ने दो बदू जवाब देते हुए कहा। आप मुझे अलीजा जैसी बाज़ौक नहीं लगती, इसलिए आपसे राय लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी बेतकल्लुफी में इजाफा होता जा रहा था। अच्छा, और अलीजा के ज़ौक के बारे में आप कैसे जानते हैं? शहला अब बाकायदा बहस पर उतर आई। अलीजा के सिर्फ ज़ौक के बारे में ही नहीं जानते, और भी बहुत कुछ जानते हैं हम। इस बार जुल्करनैन का लहजा मायने खेज था। मसलन? शहला ने भवें उचकाते हुए पूछा। ये जरूरी नहीं है कि हर बात आपको बताई जाए मिस शहला। अरे, किस तरह आपने आंखें फेर ली हैं? जब अलीजा से राब्ता करना चाह रहे थे तो वाहिद जरिया मैं ही नजर आ रही थी, और अब मुझे कुछ बताना भी जरूरी नहीं लग रहा। शहला एकदम बुरा मान गई। तुम फजूल मत बोला करो, अब चलो यहाँ से। अलीजा ने एकदम उसका बाजू पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। उसने शहला को ये जरूर बताया था कि जुल्करनैन ने उसे चंद बार फोन किया था, मगर ये नहीं बताया था कि वो उससे मुसलसल राब्ता रखे हुए है, और उसे खौफ था कि मजाक में होने वाली इस गुफ्तगू के दौरान जुल्करनैन कोई ऐसी बात ना कर दे जिससे शहला को ये पता चल जाए कि उसने जुल्करनैन से राब्ते के बारे में उससे झूठ बोला है। अलीजा, आप इन्हें कहाँ ले जा रही हैं? भाई, मैं तो आप दोनों को लंच करवाने का सोच रहा हूँ। जुल्करनैन ने फौरन मदाखलत की। लंच? जरूर। शहला फौरन आमादा हो गई। नहीं, बहुत देर हो रही है। अभी मुझे शहला के घर जाना है और फिर वापस अपने घर भी जाना है। अलीजा ने नजरें मिलाए बगैर फौरन कहा। यार, मेरे घर जाकर भी तो हमने खाना ही खाना है। अब जुल्करनैन ऑफर कर रहे हैं तो ठीक है, चलते हैं, एडवेंचर रहेगा। शहला ने अपना बाजू उसके हाथों से छुड़ाते हुए कहा। नहीं शहला, देर हो रही है। कभी कभी देर हो जाने में कोई हर्ज नहीं, उसको भी एडवेंचर ही समझे। जुल्करनैन ने अलीजा के इनकार के जवाब में कहा। नहीं, मुझे जाना है। यार, जब कोई इतना इसरार करे तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। रोज रोज ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो खुद ब खुद ही लंच की दावत देते फिरे। शहला पर भी अलीजा के इनकार का कोई असर नहीं हुआ। फिर अलीजा के मुसलसल इनकार के बावजूद दोनों उसे एक रेस्टोरेंट में ले गए थे। जुल्करनैन और शहला लंच के दौरान मुसलसल चहकते रहे थे, जबकि अलीजा बमुश्किल अपने हलक से खाना नीचे उतारती रही। जुल्करनैन के सामने इस तरह बैठकर खाना खाना उसके लिए एक बिल्कुल नया तजुर्बा था। उसे उसकी बातों पर हंसी भी आ रही थी और साथ ये खौफ भी था
کہ اگر نانو کو یہ پتا چل گیا کہ وہ شہلا کے گھر کے بجائے اس وقت کسی انجان شخص کے ساتھ بیٹھی لنچ کر رہی ہے تو وہ شاید قیامت ہی اٹھا دیں گی۔ ذوالقرنین بار بار اسے مخاطب کر رہا تھا۔ وہ نروس ہو رہی تھی، شاید اسے اس کا اندازہ بھی تھا، اس لیے وہ بار بار اس حوالے سے بھی مذاق میں تبصرے کر رہا تھا اور علیزہ کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ ریسٹورانٹ میں گزار کر وہ دونوں وہاں سے نکلی تھی اور تب تک علیزہ روحانسی ہو چکی تھی۔ شہلا کے گھر جانے کے بجائے وہ اس کے ڈرائیور کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ نانو کو اس کے اس ایڈونچر کا پتہ نہیں چل سکا۔ اگلے کچھ دن وہ اس خدشے سے ہولتی رہی کہ انہیں کسی نہ کسی ذریعے سے کہیں ذوالقرنین کے ساتھ کیے جانے والے اس لنچ کا پتہ نہ چل جائے، مگر نانو کو پتہ نہیں چل سکا تھا۔ وہ ایک بار پھر نانو کو دھوکہ دینے میں کامیاب رہی تھی اور اس کامیابی نے اسے غیر محسوس طور پر خوش کیا تھا۔ نہ صرف وہ خوش تھی بلکہ اس کے اعتماد میں بھی کچھ اضافہ ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ چند دن بعد ذوالقرنین کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے اس نے جب اس سے دوبارہ ملنے پر اصرار کیا تو وہ کوشش کے باوجود بھی انکار نہیں کر سکی۔ ان کی اگلی ملاقات فیروز سنس پر ہوئی تھی اور اس بار وہ اکیلی تھی۔ نانو سے اس نے کچھ کتابیں خریدنے کے لیے مارکیٹ جانے کا کہا اور فیروز سنس پہنچ کر اس نے ڈرائیور کو 1 گھنٹے تک انتظار کرنے کے لیے کہا۔ ذوالقرنین اندر پہلے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس دن وہ 1 گھنٹہ وہیں اندر کھڑے باتیں کرتے رہے۔ اگلی ملاقات امریکن سینٹر میں ہوئی۔ اس کے پاس امریکن سینٹر اور برٹش کاؤنسل کی لائبریریز کی ممبرشپ تھی اور پہلے بھی اکثر ان دونوں جگہوں پر جایا کرتی تھی۔ صرف یہ 2 جگہیں ایسی تھیں جہاں جانے کی اسے بڑی آسانی سے اجازت مل جایا کرتی تھی۔ اب یہ دونوں جگہیں اس کے لیے ملاقات کا مقام بن چکی تھی۔ علیزہ کو وہاں یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ذوالقرنین کے ساتھ دیکھے جانے پر نانو کو انفارم کر دے گا، کیونکہ وہ کوئی بھی بہانہ بنا سکتی تھی۔ وہاں بہت سے لوگ آتے جاتے رہتے تھے اور کہا جا سکتا تھا کہ وہ بھی کسی سے رسمی سی گفتگو کر رہی تھی۔ فون پر ذوالقرنین سے ہونے والی گفتگو کا سلسلہ بھی طویل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ذوالقرنین سے بات کرنے کے لیے رات دیر تک جاگتی رہتی اور پھر لاؤنج میں آ کر اندھیرے میں بیٹھ کر اسے فون کرتی اور ہر روز رات کو وہ نانا اور نانو کے کمرے میں موجود ایکسٹینشن کے پلگ کو نکال دیتی اور پھر صبح سویرے جب نانا واک کے لیے نکل جاتے اور نانو نماز میں مصروف ہوتی تو وہ ان کے کمرے میں جا کر دوبارہ اسے لگا آتی۔ عورت کی تعریف اسے زیر کرنے کے لیے مرد کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے اور ذوالقرنین اس ہتھیار کو بخوبی استعمال کر لیتا تھا۔ اس سے بات کر کے علیزہ کو یوں لگتا تھا جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق نہ ہو، اس کا تعلق کسی دوسری دنیا سے ہو، اس دنیا سے جہاں سے ذوالقرنین تعلق رکھتا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ کسی کے لیے کتنی اہم ہے۔ کوئی اس کے دیر سے آنے پر ناراض ہو سکتا ہے۔ علیزہ سکندر خود کو پہلی بار دریافت کر رہی تھی، یا شاید زندگی کو پہلی بار دریافت کر رہی تھی۔ اس کے لیے ہر چیز جیسے مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ ذوالقرنین جیسے ہر جگہ موجود رہنے لگا تھا۔ جہاں وہ نہ ہوتا وہاں اس کی آواز ہوتی، جہاں اس کی آواز نہ ہوتی وہاں اس کا خیال ہوتا، جہاں اس کا خیال نہ ہوتا وہاں علیزہ سکندر کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر بار فون رکھنے کے بعد وہ اگلے فون پر اس سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی۔ اسے کیا کہنا تھا، ذوالقرنین کس بات کے جواب میں کیا کہے گا، اس کے ذہن میں اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا تھا۔ ان دنوں پہلی بار اس نے اپنے ذہن میں اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچنا ختم کر دیا تھا۔ ذوالقرنین کی محبت نے جیسے دوسری ہر محبت، ہر رشتے کی جگہ لے لی تھی۔ اسے یوں لگنے لگا تھا جیسے اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ اپنا وقت ضائع کر رہی تھی۔ وہ عمر کو بھی مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے اگلے الیکشن میں کون سی پارٹی کی حکومت آئے گی؟ اسلام آباد میں ایک فیڈرل سیکرٹری کے گھر ہونے والی اس پارٹی میں عمر لائک انکل کے ساتھ جس ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا وہاں ان سروس اور ریٹائر بیوروکریٹس کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور ہونے والی گفتگو کا موضوع اگلے الیکشنز تھے۔ ملک میں مارشل لاء کے لمبے عرصے کے بعد بننے والی پہلی جمہوری حکومت کو کچھ عرصے پہلے برطرف کیا جا چکا تھا اور اب عبوری حکومت ملک چلا رہی تھی، اور 20ویں صدی کے اس آخری عشرے میں جمہوریت کے اس پہلے تجربے کی ناکامی کے بعد جانے والی حکومت کے مختلف عہدیداروں کی طرف سے کی جانے والی حماقتوں پر کھل کر ہنسا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی حکومت کے بارے میں اندازے لگائے جا رہے تھے۔ ایک بات تو طے ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ پارٹی تو برسر اقتدار نہیں آ سکتی،
जिसकी हुकूमत बरतरफ की गई है। उमर कोक के सिप लेते हुए खामोशी से गुफ्तगू में हिस्सा लिए बगैर सिर्फ होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। एक इन सर्विस ब्यूरोक्रेट के इस जुमले पर मेज के इतराफ बैठे हुए तमाम लोगों ने एक दूसरे के साथ मुस्कुराहटों का तबादला किया। मैं तो चाहता हूँ कि दूसरी पार्टी के बजाय तीसरी पार्टी आ जाए। लाइक अंकल के इस माने खेज जुमले पर इस बार मुस्कुराहटें हल्के फुल्के कहकहों में तब्दील हो गईं। आप तो यही चाहेंगे लाइक साहब? आखिर आपका पूरा ससुराल तीसरी पार्टी में है। जमान शाहिद नामी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने लाइक अंकल के ससुराल के फौजी बैकग्राउंड की तरफ इशारा किया। इस जुमले पर एक बार फिर कहकहे उभरे। यार, बहुत ऐश करवा चुके हैं तुम्हारे ससुराल वाले पिछले 10-12 सालों में तुम्हें। अब हम जैसे लोगों के ससुराल वालों को भी हमारी खिदमत का मौका दो। हुसैन शफी की बीवी का ताल्लुक एक सियासी घराने से था और उनको तवक्का थी कि इस बार अगर उनकी बीवी के मारूफ घराने की पार्टी इलेक्शन जीत गई तो एक अदद सूबाई वजारत उनकी बीवी के बाप या भाई की जेब में थी। तीसरी पार्टी हमेशा से ही हुकूमत में शामिल रही है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से, मगर वो हमेशा हुकूमत के आगे पीछे ऊपर नीचे रहते हैं और अगली हुकूमत के साथ भी यही होगा। क्यों जनरल साहब? राजा सईद ने इस बार मेज पर बैठे हुए एक रिटायर्ड जनरल को खासी शोखी से मुखातिब करते हुए कहा। ये आगे पीछे ऊपर नीचे आपने खूब कहा, मगर दाएं बाएं को क्यों भूल गए? रिटायर्ड जनरल जैसे उनके तबसरे पर महजूज हुआ। मेज के गिर्द बैठे हुए लोगों ने एक हल्का फहमाइशी कहकहा लगाया। भाई, तुम लोग मजबूर कर देते हो आगे पीछे और ऊपर नीचे रहने पर। जनरल ने अपना पाइप सुलगाते हुए कहा। कुरैशी साहब, ये ना कहें, ये कहें कि इक्तदार का नशा ऐसा नशा है कि एक बार लग जाए फिर छूटता नहीं। शाहिद जमान ने जनरल को मुखातिब किया। चलें, आप यही समझ लें, कुछ नशा आपको है, कुछ हमें। वो क्या कहते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जनरल कुरैशी ने इस बार उस ब्यूरोक्रेट पर जवाबी जुमला किया था। नहीं, ये ठीक नहीं है, आपको ये कहना चाहिए था। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। टेबल पर बैठे हुए वाहिद सियासी रहनुमा ने अपने सामने पड़ा हुआ ग्लास उठाते हुए कहा। अजमल साहब, आप ये ना भूलें, आप भी इसी फ्लॉक का हिस्सा हैं। जनरल कुरैशी ने इस बार अजमल दुरानी से कुछ तंज़िया अंदाज में कहा। ठीक है सर, तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। अजमल दुरानी ने बड़े मुअद्दिब मगर जताने वाले अंदाज में सर झुकाते हुए ग्लास लहराया। मगर हमें तो फिलहाल अगले कुछ अरसे के लिए इस टोले से बाहर ही समझें। अच्छा, हमारी तरह आपको भी यकीन है कि अगले इलेक्शन में आपकी पार्टी इक्तदार में नहीं आ रही? लाइक अंकल ने अजमल दुरानी से कहा। भाई, इतने अहमक तो हम नहीं हैं। हमें ही दोबारा लेकर आना होता तो हमारा तख्ता क्यों पलटते इस तरह। मगर चलो, कुछ देर बाहर बैठकर तमाशा देखते हैं अगले खिलाड़ी किस तरह पिटते हैं। अजमल दुरानी के लहजे में तंज था। ये तो खिलाड़ियों पर है कि वो पिटने के लिए आते हैं या पीटने के लिए। जनरल कुरैशी ने इस बार भी तंजिया मुस्कुराहट से कहा। अरे जनाब, पीटना किसको है, आपको या उनको? अजमल दुरानी ने बड़े मायने खेज अंदाज में पहले जनरल कुरैशी और फिर शाहिद जमान की तरफ इशारा किया। आप बताइए, आप किसे पीटना पसंद करेंगे? जनरल कुरैशी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे इंतखाब का हक वाकई हमें दे रहे हो। भाई, तुम लोगों में से जिसका दाव लगेगा वही पीटेगा। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की बारी आएगी तो वो पीटेगी, और सिविल ब्यूरोक्रेसी का बस चलेगा तो वो भी वैसी ही तवाज़ा करेगी हम अवामी नुमाइंदों की। अजमल दुरानी ने मशरूब का घूंट लेते हुए कहा। हाँ जी, आप जैसे अवामी नुमाइंदे ही तो किसी भी कौम का तिया पांचा कर देते हैं। आप जैसे मजलूमों का क्या कहना? जनरल कुरैशी की बात पर टेबल के गिर्द बैठे हुए दूसरे सामाईन ने एक बार फिर फहमाइशी कहकहा लगाया। जनरल साहब, मैं कुछ कहूँगा तो आपके माथे पर भी खासा पसीना आ जाएगा। कौम का तिया पांचा करने वालों में बड़े बड़े नामवर लोग शामिल हैं। अजमल दुरानी का लहजा इस बार भी तंजिया ही था। अरे भाई छोड़ें, कुछ और बातें करें। आप लोग भी किन बातों में उलझे हुए हैं? उनके पास से गुजरते हुए उनके मेजबान फेडरल सेक्रेटरी ने शायद होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी, इसलिए वो करीब आ गया था। इस बार आपने ड्रिंक्स में कोई चॉइस नहीं छोड़ी, वही पीना पड़ रहा है जो नापसंद है। अब्बास साहब, आप तो खासे दिलेर किस्म के मेजबान थे, आपकी ड्रिंक्स को क्या हो गया? शाहिद जमान ने एक मायने खेज बात की। हम आज भी खासे दिलेर किस्म के ही मेजबान हैं, बल्कि ये कहिए कि शौकीन मेजबान हैं। बस कुछ मजबूर हैं,
खतरा मोल नहीं लिया क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं। कोई पता नहीं कौन सी पार्टी टेक ओवर करती है। अगली पोस्टिंग से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। आप फिक्र ना करें, अगली पार्टी में सारे शिकवे खत्म कर दूंगा। अब्बास हाकिम ने शाहिद जमान का कंधा थपकते हुए कहा। हमारे होते हुए डरने की क्या जरूरत थी अब्बास साहब, जो चाहे पेश करते। जनरल कुरैशी ने पाइप का कश लेते हुए कहा। आपके होते हुए ही तो कुछ पेश करते हुए डर लगता है। आप खुद खा पी लेते हैं मगर दूसरों को ना खाने देते हैं और ना पीने। अजमल दुरानी ने अब्बास हाकिम के कुछ कहने से पहले बरजस्ता अंदाज में कहा। टेबल पर बेख्तियार एक कहकहा गूंजा। अजमल साहब आज बड़ी फॉर्म में हैं। आज उनके साथ टक्कर ना ही लें तो बेहतर है। लाइक अंकल ने हंसते हुए जनरल कुरैशी से कहा। अब्बास हाकिम अपनी पार्टीज में गैर मुल्की मेहमानों की एक लंबी चौड़ी तादाद को मदऊ करते रहते थे और उनका ही सहारा लेकर वो अपनी पार्टीज में शराब भी पेश किया करते थे। इस वक्त वो सब लोग भी पहली बार उनकी पार्टी में शराब पेश ना करने के बारे में शिकायत कर रहे थे। अब्बास हाकिम कुछ देर वहीं टेबल के पास खड़े खुशगप्पियों में मसरूफ रहे, फिर वहां से चले गए। उमर खासी दिलचस्पी के साथ वहां होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। उसने गुफ्तगू में हिस्सा लेने की कोशिश नहीं की थी। शायद उसकी ऐसी कोशिश को बहुत अच्छा भी ना समझा जाता, क्योंकि उस टेबल पर वो सबसे कम उम्र था और वो वहां बैठे हुए बाकी लोग ना सिर्फ उम्र में उससे बहुत बड़े थे बल्कि वो बहुत सीनियर पोस्ट पर भी थे और उमर को ऐसे डिनर्स अटेंड करने का अच्छा खासा तजुर्बा था। जहांगीर माज उसे बहुत कम उम्री से ही ऐसी तकरीबात में ले जाते रहते थे और वहां होने वाली गुफ्तगू या मौज़ूआत उसके लिए कोई नई चीज नहीं थे। ऐसी तमाम तकरीबात में वो बस खामोशी से गैर मुताल्लिक शख्स की तरह सब कुछ सुनता और देखता रहता। उसके लिए ये सब जैसे जिंदगी का एक हिस्सा था। उस वक्त भी वहां बैठा वो इसी किस्म के तबसरे और खुशगप्पियां सुन रहा था जैसे वो पिछले कई सालों से सुनता आ रहा था। तुम बोर तो नहीं हो रहे? यकदम लाइक अंकल को उसका ख्याल आया था और उनके इस जुमले पर टेबल पर बैठे हुए तमाम लोगों की तवज्जो उस पर मरकूज हो गई। उसका तारुफ लाइक अंकल पहले ही उन लोगों से करवा चुके थे और जहांगीर मास का नाम वहां किसी के लिए भी नया नहीं था और जहांगीर मास का बेटा भी उनके लिए उतना ही शनासा हो गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने बेनियाजी से कंधे उचकाते हुए कहा। ये इस उम्र में कोई अच्छी बात नहीं है कि हम जैसे अधेड़ उम्र के लोगों के पास भी इतनी देर बैठकर तुम बोर नहीं हुए। जाओ कहीं इधर उधर फिरो, अपने लिए कोई खूबसूरत कंपनी ढूंढो। तुम तो जहांगीर मास के बेटे ही नहीं लगते। शाहिद जमान की बात पर एक कहकहा लगा और उमर का चेहरा चंद लम्हों के लिए बेइख्तियार सुर्ख हो गया। वो आजकल बाप के नाम पर इसी तरह नर्वस हो जाता था। उसे यही लगता था कि जहांगीर का जिक्र आते ही लोग फौरन उसकी हालिया शादी का जिक्र करने से नहीं चूकेंगे और ज्यादातर ऐसा ही हो रहा था। इस वक्त भी वो ये सोचकर नर्वस होने लगा था कि अब बात जहांगीर की शादी की तरफ ना निकल पड़े। जहांगीर की तो बात ही और है, जरूरी तो नहीं है औलाद भी वैसी ही हो। लाइक अंकल हस्बे आदत जहांगीर को सराहना शुरू हो गए थे और उमर को हैरत नहीं हुई जब उसने उन लोगों में से बहुत सौ को उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए देखा। वो अपने बाप को जितने करीब से जानता था शायद कोई दूसरा नहीं जानता था। जहांगीर मास करप्ट था, लूज कैरेक्टर का मालिक था, खुद गर्ज था, खुद परस्त था, मगर उमर ये भी अच्छी तरह जानता था कि उन तमाम खामियों के बावजूद उसके बाप को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। उसकी शख्सियत में कोई ऐसा चार्म जरूर था कि जो शख्स एक बार उससे मिल लेता उसके लिए जहांगीर मास को भुलाना नामुमकिन था। उमर के लिए किसी से दोस्ती करना हमेशा मुश्किल काम था। वो लोगों से ताल्लुकात बढ़ाने में मोहतात था और यही वजह थी कि उसके दोस्तों की तादाद भी खासी महदूद थी और उनमें से कितनों पर वो मुकम्मल तौर पर एतबार कर सकता था वो इस बारे में भी यकीन से नहीं कह सकता था। मगर उसने अपने बाप को चंद मिनटों में लोगों को अपना गिरवीदा बनाते देखा था। जहांगीर मास न सिर्फ बहुत आसानी से लोगों को दोस्त बना लिया करता था बल्कि जिन लोगों को उसने एक बार अपना दोस्त बना लिया वो फिर उसकी जिंदगी भर दोस्त होते थे। और उमर ने कभी अपने बाप के दोस्तों में किसी को जहांगीर मास के साथ धोखा करते नहीं देखा था। जहांगीर मास की इसी खूबी ने उसे पिछले कई सालों में बहुत सी मुसीबतों से बचाया था। हर बार अपने खिलाफ इंक्वायरी शुरू होने से पहले जहांगीर मास को इस बारे में इत्तलात होती
और फिर अपने दोस्तों की मदद से वो बड़ी आसानी से पहले ही उसका तोड़ कर लिया करता था। बाज दफा उमर को अपने बाप की इस खूबी पर रश्क भी आता। अब खाना शुरू किया जाने लगा था और उमर ने शुक्र अदा किया कि गुफ्तगू का मौजू यकदम बदल गया था। अमर बेर बाब 30। उस वाक़े के अगले एक हफ्ते तक उन दोनों के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई। उमर ने इस बार माजरत करने की कोशिश नहीं की थी और इस बात ने अलीसा की रंजीदगी और गुस्से में कुछ और इजाफा किया था। इससे पहले उसने हमेशा उमर को छोटी से छोटी बात पर भी फौरन माजरत करते देखा था और वो उस बात की इतनी आदी हो चुकी थी कि इस बार पहले की तरह उससे माजरत ना करने पर वो जैसे शॉक्ड हो गई थी। उसने नानो को उमर के इस तरह हाथ उठाने के बारे में नहीं बताया था। उसके लिए वो इतनी तौहीन आमेज बात थी कि वो किसी से उसके बारे में जिक्र कर ही नहीं सकती थी। नानो ने दोनों के दरमियान मौजूद कशीदगी को महसूस कर लिया था, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर पहले की तरह दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का सिलसिला बंद हो चुका था। दोनों अपने अपने वक्त पर आते, खामोशी से खाना खाते और उठकर चले जाते। नानो उनके दरमियान इस बेइतनाई को उस दिन के उमर के तबसरे का नतीजा समझकर सुलह सफाई करवाने की कोशिश में लगी रही थी। उन्होंने दोनों को अलहदगी में और डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के दौरान भी समझाने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह नाकाम रही थी। अलीसा अगर नाराजगी दूर करने की बात पर मुश्तइल हो जाती थी तो उमर सिरे से उस मौजू पर बात करने को तैयार ही नहीं था। वो हर बार बात शुरू करने पर बड़ी सख्ती से नानो को रोक देता। अगर आप इस मौजू पर बात करने की कोशिश करेंगी तो मैं यहाँ से उठकर चला जाऊंगा, वो तलखी से कहता और नानो खामोश हो जाती। उमर उन दिनों बाहर से आने वाले अपने सामान को एनेक्सी में रखवाने में मसरूफ था। नानो के बहुत बार कहने के बावजूद भी अलीसा ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। 2-3 दिन वो वक्फों से कार्गो से आने वाले अपने सामान को एनेक्सी के कमरों में रखवाता रहा। अलीसा दिन में कई बार उसे एनेक्सी की तरफ आते जाते देखती रही। वो उन दिनों एकदम जैसे बहुत मुतमईन नजर आ रहा था और अलीसा के लिए ये खबर तकलीफदेह थी। उसका ख्याल था कि वो अगर उससे माजरत नहीं भी करता तब भी अपनी हरकत पर पशेमान जरूर होगा, मगर उमर जहांगीर के रवैये में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे अलीसा को ये लगता कि वो अपनी उस हरकत की वजह से परेशान है। जिंदगी में पहली बार वो उमर जहांगीर के रवैये से हकीकी तौर पर हर्ट हुई थी। जिंदगी में पहली बार उसने उमर और अपने ताल्लुक को एक नई नज़र से देखना शुरू किया था। पिछले 5 साल से उसकी जिंदगी में उमर के अलावा और कुछ भी नहीं था। उससे मुस्तकिल राब्ता ना होने के बावजूद अलीसा के लिए दुनिया में उमर से ज़्यादा अहम कोई नहीं था। उसने पिछले 5 सालों को उस तरह ही गुजारने की कोशिश की थी जिस तरह उमर की ख्वाहिश थी। उमर जिस चीज़ को ना पसंद करता वो लाशऊरी तौर पर उस चीज़ से कतराने लगती। उमर जिस चीज को पसंद करता वो भी उस चीज के इश्क में गिरफ्तार हो जाती। वो जैसे उमर के पैरोकारों में से थी, आंखें बंद करके सब कुछ कर गुजरने वालों में से, जो उससे कहा जाता और उसे उस चीज पर रत्ती भर भी मलाल महसूस ना होता। उसके लिए उतना ही काफी था कि उमर उससे खुश था। पहली बार उसने उमर की किसी बात से इख्तिलाफ किया था और पहली बार ही उमर का रवैया। क्या ये शख्स किसी दूसरे में सेंस ऑफ जजमेंट डेवलप कर सकता है? अंकल जहांगीर पर तनकीद करते करते क्या ये खुद वैसा नहीं हो गया? वो अब इंतहा पर जाकर सोच रही थी। मेरे लिए हमेशा सबसे अहम रहने वाले शख्स की जिंदगी और नज़र में खुद मेरी क्या अहमियत और हैसियत है। उसकी नज़र में अलीसा सिकंदर की क्या औकात है। एक इम्मैच्योर लड़की जिसकी हर खूबी हर खामी से वो अच्छी तरह वाकिफ है, या फिर उसकी उंगली पकड़कर चलने वाली लड़की जिसकी अपनी कोई शख्सियत सिरे से है ही नहीं। और मैं अलीसा सिकंदर आखिर कब तक उमर की छतरी के साए में फलने फूलने की कोशिश करती रहूंगी, और उस शख्स का साया कितना भी आरामदेह क्यों ना हो, मगर वो मेरे वजूद को कभी भी अपने कद तक आने नहीं देगा। उसके जहन में उन दिनों उन सवालों के अलावा और कोई सोच नहीं आती थी। मैं पिछले 5 सालों से क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? अपने आप को सिर्फ उमर जहांगीर के लिए काबिल कबूल बनाने की कोशिश करने के अलावा मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रही हूँ? क्या उमर जहांगीर की हमदर्दी और तर्स की भीख ने मुझे इतना कमजोर कर दिया है कि अब मैं अपनी जिंदगी को उमर जहांगीर के बगैर सोचने के काबिल नहीं रही, और खुद उस शख्स के दिल में मेरे लिए तर्स या हमदर्दी से ज्यादा क्या और कुछ है, या कभी था, या कभी होगा,
और मैं क्या सारी जिंदगी उमर जहांगीर की उंगली पकड़कर चलती रहूंगी? उसकी नजरों से दुनिया को देखती रहूंगी। अलीसा सिकंदर क्या है? क्या ये पूछने की कोशिश नहीं करूंगी? अलीसा सिकंदर क्या कर सकती है? क्या ये दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं करूंगी? 22 साल की उम्र में कम से कम अब तो मुझे अपनी तरजीहात का पता होना चाहिए। मुझे अब तो उमर जहांगीर की मिदार से निकल आना चाहिए। उसने मेरी जिंदगी के बहुत से मुश्किल लम्हात में मेरा साथ दिया है, मगर पिछले 5 सालों में ये काम मैंने भी तो किया है, बल्कि शायद उमर जहांगीर से बढ़कर। ये कुछ लो और कुछ दो था और ये सिलसिला अब खत्म हो जाना चाहिए। कम से कम अब उमर जहांगीर के पास मेरे लिए तरस और हमदर्दी भी नहीं रही। वो अपने लिए जिंदगी का एक नया रास्ता मुंतखब करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा रास्ता जहाँ कहीं भी उसका सामना उमर जहांगीर से हो, ना ही वो उसके रास्ते की रुकावट बने। अगले चंद हफ्तों के बाद उमर सहाला चला गया था। जाने से पहले भी उसने अलीसा से कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी, ना ही उसे खुदा हाफिज कहने आया था। बस खामोशी से चंद दिन अपना सामान पैक करता रहा और फिर एक दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर उसे उसकी रवानगी की इत्तला मिल गई थी। अलीसा ने किसी रद्दे अमल का इजहार नहीं किया था, मगर पिछले 5 सालों में पहली बार उसे उमर के चले जाने की खुशी हुई थी। उससे खाने की मेज पर होने वाला सामना उसकी टेंशन और डिप्रेशन में इजाफा कर देता था, और बहुत दिनों के बाद पहली बार वो खुद को आजाद महसूस कर रही थी। उसके बरक्स नानो उमर के जाने पर बहुत उदास थी। उमर से उनकी अटैचमेंट अलीसा के बाद खानदान के सारे बच्चों से ज्यादा थी, और उमर का आना जाना हमेशा ही उनके लिए बहुत अहमियत रखता था। अलीसा को अगले चंद दिनों नानो की जुबान से बार बार उमर का जिक्र सुनकर कोई हैरत नहीं हुई। हर बार उसके जाने पर वो ऐसे ही करती थी, मगर नानो को इस बार हैरत हुई थी जब अलीसा ने उसके जाने पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था।